चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, क्लास 12 फिजिक्स का शैथिल्य वक्र या बीएच वक्र या शैथिल्य लूप किसे कहते हैं। तो किसके किसके बीच खींचा जाता है वक्र, यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, बी एच वक्र। बी आपका क्या है, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना भाई, चुंबकीय प्रेरण बी, ठीक है ना, चुंबकीय प्रेरण बी एवं एच को क्या बोलते हैं, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता एच के मध्य खींचे गए वक्र को बी एच वक्र या शैथिल्य वक्र कहते हैं। इस चीज को शैथिल्य लूप भी कहते हैं, शैथिल्य वक्र कहते हैं। किसे कहते हैं, जो आपकी चुंबकीय प्रेरण B है और चुंबकीय तीव्रता H है, उनके मध्य खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं, शैथिल्य वक्र या BH वक्र कहते हैं। अब ध्यान से समझना इसका वक्र कैसे बनेगा भाई। चलिए, अब इसके बीच वक्र खींचते हैं तो ध्यान से समझना, किनके किनके बीच वक्र खींचना है, B और H के बीच। डायग्राम अच्छे से बनाना भाई। ये आपका क्या है, H है, ये सीधा तो गया है ना, सीधा रखना, और ये आपका B है। इन दोनों के बीच आपको क्या खींचना है, वक्र खींचना है। इन दोनों के मध्य आपको वक्र खींचना है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से देखना, B और H के मध्य यानी कि क्या है, B आपका चुंबकीय प्रेरण है और H क्या है, चुंबकीय तीव्रता है। इन दोनों के मध्य खींचे गए वक्र को, अभी बना नहीं है, सिर्फ ये तो ग्राफ है भाई, ठीक है ना, उनको क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्या शैथिल्य लूप या BH वक्र बोलेंगे। तो ध्यान से देखना, अब देखो प्रारंभिक स्थिति में पहला स्टेप क्या बनेगा, इसका ध्यान से देखना। इसका 6-7 कंडीशन है इसमें, तो पहला जो इसकी कंडीशन है वो क्या बनेगा, प्रारंभिक स्थिति में जो इसमें धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है प्रारंभिक, मतलब इसमें जब विद्युत धारा सप्लाई नहीं करते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो प्रारंभ में विद्युत धारा का मान 0 होने पर, इधर ध्यान से देखिए, प्रारंभ में विद्युत धारा का मान 0 होने पर, इधर देखो, प्रारंभ में विद्युत धारा का मान 0 होने पर H का मान और B का मान, दोनों का मान क्या होता है, 0 होता है। ये वाला जो आपका मूल बिंदु है वो 0 होता है, मालूम है ना भाई। तो प्रारंभ में जब इसमें कोई भी विद्युत धारा सप्लाई नहीं किया जाता है तो इसमें H का मान और B का मान क्या होता है, 0 होता है, और इसे O से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, O से प्रदर्शित किया जाता है। और इसी O को क्या नाम से बोला जाता है मालूम है, जिसे, और इस स्थिति में पदार्थ क्या होता है, अचुंबकित होता है, क्योंकि विद्युत धारा ही सप्लाई नहीं होगा तो वो क्या करेगा, किसी भी चीज को आकर्षित नहीं करेगा। तो फिर से सुन लीजिए क्या होगा, प्रारंभ में जब ये कोई परिनालिका है तो प्रारंभ में परिनालिका में विद्युत धारा 0 होने पर H और B का मान भी क्या होता है, 0 होता है, और इसे O से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ H का मान 0 है और B का मान भी क्या है, 0 है। तब इसे, इस स्थिति में क्या होता है, कोई भी पदार्थ अचुंबकित होता है। समझ में आ गया ना पहला, तो पहला को ध्यान से लिखेंगे भाई। तो पहला कंडीशन क्या था कि प्रारंभ में परिनालिका में धारा 0 होने पर, यहाँ कोई भी प्रवाहित धारा नहीं हो रहा था, तो H एवं B का मान भी क्या होता है, 0 होता है। इसे O से प्रदर्शित किया जाता है। इस स्थिति में पदार्थ क्या होता है, अचुंबकित होता है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगा कि अब इस परिनालिका में धारा के मान को क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। क्या होगा, धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जैसे ही धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो H के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। ऐसे ये धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा के मान को ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो H के मान में क्या होते जाता है, वृद्धि होते जाता है। देखो ये बढ़ रहा है ना H के मान, जैसे जैसे परिनालिका में धारा के मान को बढ़ाते हैं H के मान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है।
H के मान में वृद्धि होने के साथ साथ देखो B के मान में भी वृद्धि हो रहा है। इस ग्राफ को देखते जाना भाई, समझ में आ रहा है ना। जैसे जैसे परिनालिका में धारा के मान को बढ़ाया जाता है धीरे धीरे H के मान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। देख रहे हो ना, H के मान में वृद्धि हो रही है। H के मान में वृद्धि होने के साथ साथ B के मान में भी वृद्धि होती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि B का मान क्या होता है, बढ़ना बंद हो जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि B का मान क्या हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है। तो देखिए क्या है कि जब परिनालिका में धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो H के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। देख लीजिए, जैसे जैसे धीरे धीरे धारा के मान को बढ़ा रहे हैं H के मान बढ़ रहे हैं। H का मान बढ़ने से क्या होता है, B के मान में भी वृद्धि होती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब B का मान क्या हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है, चाहे आप H के मान को कितना भी बढ़ाओ। जैसे आप देखना ध्यान से, मैं H के मान को बढ़ा के दिखा रहा हूँ। अभी H यहाँ तक गया है, मैं इसको और आगे ऐसे ले जाते जाऊंगा। H का मान तो बढ़ है, लेकिन क्या ये आपका वक्र बन रहा है, क्या वो ऊपर की ओर जा रहा है, क्या नहीं। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि B का मान क्या होगा, बढ़ना बंद हो जाएगा, चाहे आप H के मान को कितना भी बढ़ा दे। तो इस अवस्था को, जहां पर B का मान बढ़ना बंद हो गया, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, अब मैं इसको A नाम देता हूं, और इसे बोला जाता है संतृप्त अवस्था। कौन सी अवस्था, संतृप्त अवस्था बोला जाता है इसे। कौन सी अवस्था बोला जाता है, संतृप्त अवस्था कहा जाता है। क्या यहां तक समझ में आया। और इसे OA से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, OA से। फिर से सुन लीजिए ध्यान से कि जब परिनालिका में, सेकंड नंबर है, कि जब परिनालिका में विद्युत धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो H के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। H के मान में वृद्धि होने के साथ साथ B के मान में भी वृद्धि होती है। बढ़ रहे हैं ना, दिख रहा है ना ग्राफ। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि B का मान बढ़ना बंद हो जाता है, चाहे आप H के मान को कितना भी बढ़ा दे। तो इस वाली कंडीशंस को, जहां पर B का मान बढ़ना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं संतृप्त अवस्था, और इसे OA से प्रदर्शित करते हैं। क्या इतना समझ में आ गया। अब लिखें इसे, चलिए ध्यान से देखना दूसरा नंबर कैसे बना है कि जब परिनालिका में धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ध्यान से देखना, ऐसे जब परिनालिका में धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो H का मान में क्या होता है, वृद्धि होने के साथ साथ B के मान में देखो बढ़ोतरी हो रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि B का मान क्या हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है, चाहे आप H के मान को कितना भी बढ़ा लो। तो उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं, संतृप्त अवस्था कहते हैं। और इसे OA, देख लो, इसे OA से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा नंबर का हो गया। अब तीसरा देखना क्या होगा, जब धारा के मान को कम करेंगे। अब क्या करेंगे, धारा के मान को धीरे धीरे ऐसे कम करेंगे, ये वाली कंडीशन। हाँ, जब धारा के मान को क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करते हैं तो H का मान भी फलस्वरूप क्या होता है, कम होता है। देखो भाई, H का मान अभी इधर बढ़ रहा था, अब जब हम धारा के मान को कम करेंगे तो क्या होगा, H का मान क्या होगा, कम होगा। तो H का मान कम हो रहा है तो देखो B का मान भी तो कम हो रहा है। तो जैसे ही तीसरे नंबर में क्या होगा कि जब हम धारा के मान को कम करते हैं तो H का मान क्या होता है, कम होता है, और B के मान में भी कमी होती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसे आता है कि H का मान फिर वापस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन B का मान शून्य नहीं होता है। एक कंडीशन फिर से ऐसी आती है, इधर ध्यान से देखिए ग्राफ को भाई। एक कंडीशन ऐसी आती है कि H का मान फिर से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन जो आपका B का मान है वो क्या, शून्य नहीं होता है। इसे OB, इसको क्या नाम देना है, B, इसे OB से प्रदर्शित किया जाता है। और इस O से B को क्या कहते हैं मालूम है, हाँ, O से B को कहा जाता है चुंबकीय धारणशीलता। चुंबकीय धारणशीलता, OB को क्या बोला जाता है, चुंबकीय धारणशीलता कहा जाता है। O से B को क्या कहा जाता है, चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। अब चुंबकीय धारणशीलता की परिभाषा कैसे बनेगी, O से B के बीच की जो दूरी है ना, वही आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय धारणशीलता कहलाता है। तो कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता H का मान शून्य हो, है ना भाई।
हुआ था जब हम धारा को कम किए थे, तो जब चुंबकीय तीव्रता H का मान शून्य होता है तो पदार्थ में जो चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, यानी कि ये B, उसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। फिर से सुन लीजिए क्या है परिभाषा, कि जब H का मान, H मतलब चुंबकीय, चुंबकीय क्या है, तीव्रता, ठीक है ना भाई। जब चुंबकीय तीव्रता H का मान शून्य होता है तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। समझ में आ गया क्या ग्राफ, ये वाला कंडीशन समझ में आया। अब इसे नोट करना है भाई, ठीक है। चलो अब तीसरी कंडीशन देखना कैसे होगा, ये वाली है आपकी तीसरी कंडीशन, कि जब परिनालिका में धारा के मान को कम करते हैं तो H का मान क्या होगा, कम होगा। H का मान कम होना होगा तो B का मान भी क्या होगा, कम होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि H का मान क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, लेकिन B का मान क्या, जीरो नहीं होगा, शून्य नहीं होता है। इसे OB से प्रदर्शित करते हैं और OB को क्या बोलते हैं, चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। अब इसकी अगर परिभाषा बोल दे तो कैसे लिखेंगे, कि जब चुंबकीय तीव्रता H का मान शून्य होता है, इसका मान क्या होता है, शून्य होता है, तब पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण को चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। ये तीसरी कंडीशन है। अब चौथी कंडीशन देखना भाई फट से, कि जब धारा की दिशा को उल्टा किया जाता है, अब ध्यान से देखना कैसे उल्टा होगा, ये यहां से ऐसे नीचे आएगा, ये B था ऐसे, ये समझ में आ रहा है ना। जब धारा की दिशा को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो उल्टा किया जाता था, अब H की दिशा भी क्या हो जाती है, विपरीत। आपको मालूम होगा ये धनात्मक दिशा है, ऋणात्मक दिशा है, ये भी धनात्मक है, ये इधर आएगा तो H की दिशा उल्टा हो गई ना। क्या होगा, जब धारा की दिशा को विपरीत किया जाता है, विपरीत कर दिया ना, तो H की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। देखो H अभी इधर था, अब H किधर आ गया, इधर, तो H की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। अब यदि अगर मैं H के मान को बढ़ाऊं तो H के मान को बढ़ाएंगे तो B का मान क्या होगा, कम होगा। अगर मैं इधर H के मान को बढ़ाऊं तो B का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसे BC से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, BC से प्रदर्शित करते हैं। और O से C को क्या बोलते हैं, निग्राहिता। O से C को क्या बोला जाता है, निग्राहिता कहा जाता है। अब निग्राहिता की अगर आपको परिभाषा पूछ दे कैसे होगा, तो जब किसी पदार्थ की निग्राहिता चुंबकीय तीव्रता H का वह परिमाण होती है, मतलब जो निग्राहिता है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता H है उस पर निर्भर करती है। परिमाण मतलब उसकी वैल्यू होती है, उसका मान होता है। तो किसी पदार्थ की निग्राहिता चुंबकीय तीव्रता H का वह परिमाण होती है जो पदार्थ के अंदर अवशेष चुंबकत्व को नष्ट कर देती है, पूरी तरीके से शून्य कर देती है, वो कहलाती है निग्राहिता। और निग्राहिता को O से C तक प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब अगला स्टेप देखेंगे, अभी वक्र कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक बार ऐसे आएगा, अब फिर उल्टा बनेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, पूरा A तक फिर से वापस जाएगा, तब जाकर आपका एक लूप तैयार होगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए पांचवा स्टेप आपका क्या है, कि जब परिनालिका में विपरीत धारा के परिमाण को और बढ़ाया जाता है। अभी धारा को देखना, धारा की दिशा कैसी थी, सीधी जा रही थी, अब उसको हमने विपरीत कर दिया, और विपरीत करने के बाद इसके परिमाण को और बढ़ा रहे हैं, अभी यहां तक था और बढ़ाएंगे, तो क्या होता है, H का मान बढ़ाने पर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना ऐसे, ठीक है, वक्र जैसे दिख रहे हैं ना, ऐसे क्या है, जब परिनालिका में विपरीत धारा या आपकी धारा विपरीत थी, इसके परिमाण को मैं और बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना भाई, परिमाण को और बढ़ाया जाता है, तो H का मान बढ़ाने पर, अगर मैं H के मान को बढ़ाऊं, देखो ये H का मान बढ़ा कि नहीं, देखो H है ये वाला, ये पूरा H है ना भाई, H का मान को देखो इस ग्राफ से, H का मान बढ़ाने पर B का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अब ये वाला B है तो B वाला हिस्सा भी देखो ना, ये जब H इधर बढ़ा है तो B वाला ऐसे बढ़ रहा है, B का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। और पुनः यहाँ पर क्या हो जाता है, संतृप्त की अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर से आपकी कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाती है, संतृप्त अवस्था, और इसे CD से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, CD से। क्या ये वाला समझ में आया। अब यदि परिनालिका में धारा के मान को कम किया जाए, अभी बढ़ा रहे थे, अब क्या करेंगे, अब इसके धारा को मान को क्या करेंगे, कम करेंगे। जब धारा के मान को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो H का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। देख लो अभी इधर बढ़ रहा था, ग्राफ से समझना है, तो अब ये क्या होने लगेगा, H का मान
कम होने लगेगा। जब h का मान शून्य हो जाएगा, कहां पर आएगा तो शून्य होगा, ये वाले लाइन में आएगा तो शून्य हो जाएगा, तो b का मान भी क्या हो जाएगा, वो भी तो शून्य हो जाएगा। और इसे d f से प्रदर्शित करते हैं, ये e है और e के बाद ये वापस फिर से ऐसे यहाँ आएगा f, ठीक है ना भाई, इसे df से प्रदर्शित करते हैं। फिर अंतिम स्टेप है आपका परिनालिका के धारा की दिशा में पुनः उलटकर। अब ये धारा की दिशा में वापस आ रहा है, देखो फिर से आ रहा है ना, परिनालिका में धारा की दिशा में पुनः उलटकर, ये जो आपकी धारा बह रही है वो धारा की दिशा में पुनः उलटकर क्या हो जाता है, इसके परिमाण को बढ़ाने पर, अब मैं इसके परिमाण को बढ़ाऊंगा मान को, तो h का मान क्या हो जाएगा, h का मान फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। h का मान बढ़ने लगता है, फलस्वरूप b का मान भी क्या होगा, देखो मैं h के मान को बढ़ाऊंगा तो b का मान फिर से बढ़ने लगता है और पुनः a संतृप्त अवस्था में जाकर मिल जाता है। इसे वक्र EA से प्रदर्शित करते हैं, इसे EA से। इस प्रकार देखो क्या निकल के आया, एक वक्र ABCDEFA, वापस फिर से देख लो ABCDEFA, इस प्रकार ABCDEFA प्राप्त होता है जिसे शैथिल्य लूप कहते हैं। समझ में आ गया क्या? इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, ग्राफ प्रदर्शित करेंगे, BH वक्र प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी धारा की दिशा है उसको आप लोग ऐसे प्रदर्शित कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। ये तो ये आपका शैथिल्य लूप कंप्लीट हो गया। BH वक्र किसे कहते हैं, शैथिल्य वक्र किसे कहते हैं, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। ओके।